नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि वृक्षाणाम न छिदन्ति न च पशून् हनन्ति एवं ही रक्षितं विश्वम सर्वसुखम च लभ्यते। अर्थात पशुधन एवं प्रकृति मानव अस्तित्व के लिए बहुत ही अनमोल है। और जब हम पशुधन की बात करते हैं तो हमारा स्वतः ही ध्यान गाय की ओर आकर्षित होता है और गाय को गौ माता की संज्ञा दी गई है। तभी कहा जाता है कि मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुख प्रदायिनी। गौ माता सबको सुख प्रदान करने वाली है। गाय एवं भैंसों में गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित हैं डॉक्टर जयपाल बास्ता जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद जी। सभी पशुपालकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, हम आपको डॉक्टर साहब का परिचय करा देते हैं। डॉक्टर बास्ता जी पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं और अपेक्षा करते हैं कि इनके द्वारा जो आज के विषय पर जानकारी दी जाएगी वह आपके लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। तो अब हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा, पशुधन, और जब पशुधन में गाय की बात आती है तो वह हमारे लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। गाय और भैंसों, क्योंकि दोनों को ही गो वंश कहा जाता है, दोनों ही गो वंश के घटक है। तो जब इनमें गर्भावस्था की स्थिति आती है तो उस समय हमें, क्योंकि देखिए गर्भावस्था में भी हमें विभिन्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी जी। सर्वप्रथम आहार की बात आती है, तो हमें आहार में किस प्रकार का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, गर्भावस्था में पशुओं के लिए हमें संतुलित आहार का प्रबंध करना चाहिए, जिसमें कि हरा चारा हो गया, सूखा चारा हो गया और दाना मिश्रण हो गया और खनिज मिश्रण हो गया और नमक की मात्रा भी उसमें रखनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने बताया, हरा चारा, नमक, सूखा चारा, दाने इत्यादि की बात करी। जी। जब गर्भावस्था की स्थिति आती है तो उसके भी विभिन्न चरण होते हैं। जी जी। उन चरणों को मद्देनजर रखते हुए क्या आहार में किसी प्रकार का बदलाव होना चाहिए? किस प्रकार का विशेष तौर पर पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए? हाँ, शुरू के दौर में तो जो एक गर्भावस्था के तीन चरण होते हैं, 3 त्रैमास होते हैं उसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले और दूसरे में तो हम संतुलित आहार जो हमेशा देते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि और लास्ट का जो त्रैमास है उसमें हमें इसकी संतुलित आहार की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि जो बच्चे का विकास होता है वो लास्ट के ही 3 महीने में होता है। इस कारण अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि गर्भावस्था के जब 3 चरण होते हैं, जो अंतिम चरण होता है उसमें विशेषता ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। जी, जैसा कि आपने सूखे चारे की बात करी, हरे चारे की बात करी, दाने की बात करी, तो उसको किस प्रकार से देना चाहिए, किस मात्रा में देना चाहिए जब हमारा यह पशुधन गर्भावस्था की स्थिति में होता है? जी, हमें ये गर्भावस्था जो है वो गाय में 9 महीने की होती है, 280 दिन की होती है। जो भैंस में है वो 310 दिन की होती है, 10 महीने और 10 दिन की होती है। तो इसको हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है। तो इसी हिसाब से जो हमें इनको चारा देना है, जो हरा चारा रहेगा वो 60 से 70% होगा और जो सूखा चारा होगा उसकी मात्रा 20 से 25% करनी है और जो दाना और संतुलित मिश्रण है उसकी मात्रा 10 से 15% देनी है। जी। तो आपका कहने का मतलब है कि जैसा कि आपने कहा कि गाय और भैंसों की गर्भावस्था के जो महीनों में वो अंतर रहता है। जी। लेकिन उनको हमें 3 भागों में विभाजित करके उसके अनुरूप ही चारे को देना है। हाँ जी। आपने जब मिनरल मिक्सचर की बात करी और नमक की बात करी, उसका क्या अस्तित्व रहता है गर्भावस्था के दौरान? पशु में कमजोरी ना हो, अनीमिया ना हो
ये होने के कारण गर्भपात भी हो जाता है और पशु का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण गर्भपात भी हो सकता है। जी। और पेट में जो पल रहा बछड़ा है उसका भी स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है। जी। अगर हम उनको मिनरल मिक्सचर देंगे तो पशु का स्वास्थ्य और पेट में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जी। और गर्भपात से भी बच सकता है। जी। और जहाँ नमक की बात करी, नमक की, क्योंकि देखिए मनुष्य के लिए भी कहते हैं ना आयोडीन बहुत ही आवश्यकता, बिल्कुल तो बिल्कुल। पशुओं में भी इसका हाँ, जो है इसी क्या तरह पशुओं के लिए भी ये बहुत आवश्यक है, उसके पाचन तंत्र के लिए भी आवश्यक होता है। है? जी। आपने कहा कि विभिन्न प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। जब हम रोगों की बात करते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान विशेषता इसको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बिल्कुल जो है विशेषता ध्यान रखने वाली बात है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो गर्भावस्था के दौरान गाय और भैंसें होती है उनमें मुख्यतः कौन कौन से रोग हो सकते हैं? देखो, गर्भावस्था के दौरान पशुओं में अनीमिया हो सकता है। पोषण का अगर रख रखाव अच्छे से नहीं रखा और ना ध्यान दिया तो पशु कमज़ोर हो जाएगा, तो कमज़ोरी से अनीमिया हो जाता है, उससे गर्भपात की समस्या भी हो जाती है। और पशु में मिल्क फीवर, जिसको दुग्ध बुखार भी कहते हैं, वो भी हो जाता है। और कई बार तो बच्चेदानी का अंश भी योनि के मार्ग से बाहर आ जाता है कमज़ोरी होने के कारण। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने दुग्ध फीवर की बात करी, मान लीजिए यदि गर्भावस्था के दौरान पशुधन में इस तरह के कोई लक्षण आ जाते हैं, तो हमारा एक पशुपालक जो एक सामान्य नागरिक होता है, जिसे कॉमन मैन की संज्ञा दी जाती है, जी। वो कैसे इस लक्षण का पता कर सकते इस लक्षण का पता लगाया जा सकता है। गाय में इतनी कमज़ोरी आती है कि वो खड़ा, उसको अपने टांगों पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। जी। वो काफ़ी एक्टिव रहेगी और वो उठना चाहेगी पर उठ नहीं पाएगी। जी। पूरे जो अपना जहाँ उसका आवास है वो कोशिश करेगी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की, परंतु वो उठ नहीं पाएगी। यही इसका लक्षण है। जी। उठने में असमर्थ हो जाती है। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें इस दौरान बहुत ही विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। कि जब हम पशुधन से अपेक्षा करते हैं, उनसे हमें दूध प्राप्त होता है और उस दूध से विभिन्न प्रकार के पदार्थ आगे निर्मित होते हैं, तो जहाँ पशु हमारा ध्यान रखते हैं वहाँ हमारी भी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि हम भी उनके प्रति जो है विशेषता ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, मान लीजिए इस तरह के जब यदि कोई रोग से पनप जाता है हमारा पशुधन गर्भावस्था के दौरान, तो टीकाकरण के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, टीकाकरण से पशु को बचाया जा सकता है और टीकाकरण करने से पशु का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। उसमें पेट में जो बच्चा है उसको भी उससे सुरक्षा मिलती है, बीमारी से सुरक्षा मिलती है। तो हमें गर्भावस्था के जो मैंने आपको पहले भी 3 तरह के डिवीज़न बताए, तो पहले ट्राइमेस्टर में, त्रैमास में हमें वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। कभी आपातकालीन स्थिति में करवा सकते हैं, क्योंकि पहला जो त्रैमास है उसमें भ्रूण बनता है, ठहरता है और उसका विकास होता है। तो अतः उस टाइम हम कुछ भी करेगा तो वो बहुत संवेदनशील स्थिति होती है पशु के भ्रूण के लिए। तो हमने उसमें टीकाकरण नहीं करना है। 3 से 6 महीने शायद गर्भावस्था की जो हम स्थिति देख रहे हो, गर्भपात में भी परिवर्तित हो सकती है इस तरह का, क्योंकि बहुत नाजुक स्थिति में होता है ये। उस टाइम भ्रूण ठहर रहा होता है और उसका विकास के लिए वो काफ़ी संवेदनशील होता है। तो हमें 4 से 6 महीने में ही ये टीकाकरण करना चाहिए। खुरपका मुंहपका बीमारी के लिए FMD का टीका हो गया और गलघोटू का टीका इस दौरान लगा सकते हैं। और लंपी स्किन डिजीज़, जो गांठेदार त्वचा होती है, उसके लिए हम टीका लगाते हैं इसी महीने में। और उसके अलावा एक जो मांसपेशियों में इनको बीमारी हो जाती है ब्लैक वाटर, उसकी भी इसमें हम टीकाकरण कर सकते हैं। और हमें ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण पूरे ही उसमें गर्भावस्था में नहीं करना है, उससे गर्भपात होने के चांस है। वो सिर्फ बच्चियों में 4 से 8 महीने की उम्र में ही किया जाता है।
डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने विभिन्न रोगों का विभिन्न चरणों में टीकाकरण की बात कही, एक प्रश्न जो मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है और शायद पशुपालक तो इससे विदित भी होंगे, इस तरह के टीकाकरण के लिए जब गर्भावस्था की स्थिति आती है तो क्या जो हमारा पशुपालक होता है वो पशुधन को क्या आपके पशु चिकित्सालय में रजिस्टर करवाता है? टीकाकरण के लिए किस प्रकार संपर्क करता है? क्योंकि देखिए, जब कहते हैं ना मनुष्य के यहाँ प्रसव होता है तो उसका जो है संबंधित चिकित्सालय में जो है प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन होता है उसके, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है? नहीं, इसमें विभाग द्वारा ही टीकाकरण पशु को किया जाता है और मालिक के घर द्वार पर, पशुपालक के घर द्वार पर ही किया जाता है। विभाग द्वारा ये कार्यक्रम निःशुल्क चलाए जाते हैं और कई बीमारियों के साल में 2 बार किए जाते हैं और किसी बीमारी का, जैसे FMD का है, साल में 2 बार टीकाकरण होता है और गलघोटू का बरसात से पहले किया जाता है। और इस तरह से तो क्या डॉक्टर साहब इसके लिए आपके पास पंजीकरण होता है या पशुपालकों द्वारा आपको सूचित किया जाता है? किस प्रकार? नहीं, इसमें डिपार्टमेंट खुद प्रोएक्टिव रोल प्ले करके पशुपालकों के घर द्वार पर ये सेवा मुहैया करवाती है। जी। हाँ जी। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि कृमिनाशक दवा गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार की सावधानी रखते हुए हमारे पशुपालक अपने पशुधन को दे सकते हैं? कौन कौन सी विशेष सावधानियाँ? इसमें भी यही है, जो पहला त्रैमास है इसमें अनावश्यक दवा देने से पशुपालकों को बचना चाहिए। अगर कृमिनाशक दवाई देनी है तो पशुपालक की सलाह से दें और 4 से 6 महीने या 4 महीने के बाद वो देना सेफ है, सुरक्षित है। जी। हाँ जी। तो कहने का मतलब है कि और उसमें भी है कौन सी दवाइयाँ वो सलाह से लें। हाँ जी। तो मान लीजिए यदि पशुपालक इस तरह की स्थिति देखता है कि गर्भावस्था के दौरान उसका जो पशुधन है वो किसी रोग से ग्रसित हो रहा है या कृमिनाशक दवाई को देने की ज़रूरत है, तो उसके लिए जो है उसको संबंधित चिकित्सालय में क्या संपर्क करना पड़ता है? क्योंकि अक्सर डॉक्टर साहब, ये चाहे आप एक समस्या समझ लीजिए चाहे एक शिकायत समझ लीजिए कि अच्छा उसमें दिक्कत, देखिए बात इसमें ना हम विभाग को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो आपके फार्मासिस्ट होते हैं उनको जो है मौके पर भेज दिया जाता है, कई बार वो समय के पहुंच पाते, क्योंकि देखिए एक क्षेत्र में बहुत से पशुपालक होते हैं। तो इस तरह की समस्या के निराकरण के लिए किस तरह के कारगर कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें तो पशुपालक को जागरूक होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर गर्भावस्था नहीं है, अमूमन हर पशु को हर 3 महीने में पेट के कीड़े की दवाई देनी चाहिए। कृमिनाशक जो दवाइयाँ हैं वो देते रहना चाहिए। जैसे आदमी में एक छोटा बच्चा होता है, वो मिट्टी के साथ खेलता है तो उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है तो उसके पेट में कीड़े नहीं होते, क्योंकि उसने मिट्टी से खेलना छोड़ दिया है। परंतु जो गाय है, पशु है, वो तो जितने टाइम उसने जीना है उसने ही ज़मीन से ही चारे को चुगना है, तो उसका मिट्टी के साथ रिलेशन है ही है, तो पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो इसलिए साल में हर 3 महीने या 4 महीने में एक बार पेट के कीड़े की दवाई ज़रूर दें, क्योंकि ये पेट के कीड़े पेट में खून चूसते हैं और पशु को कमज़ोर कर देते हैं, उनको अनीमिया हो जाता है और दूसरी बीमारी के लिए भी वो संवेदनशील हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई रोगों को लेकर के किस प्रकार से टीकाकरण होना चाहिए, रोकथाम के कदम। अब जो अगला महत्वपूर्ण घटक है आवास। जी। जब गर्भावस्था की स्थिति होती है तो पशुधन के लिए आवास किस प्रकार का होना चाहिए? गर्भावस्था में पशु के लिए जो आवास है वो साफ़ होना चाहिए, सूखा हो, हवादार हो और फिसलन रहित हो, तो इस तरह की आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, क्योंकि यदि फिसलन भरा होगा तो कहीं ना कहीं यदि पशु को कोई नुकसान पहुंचता है तो उससे गर्भपात होने का बिल्कुल खतरा बना रह सकता है। और जब हम आवास की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं गर्मियों का महीना होता है, सर्दियों का महीना होता है, यदि उस दौरान गर्भावस्था की स्थिति होती है पशुधन में, तो उस प्रकार किस प्रकार की आवास को लेकर के तैयारी होनी चाहिए? देखिए, गर्मी में हमें कोशिश करनी चाहिए कि पशु को ठंडी हवा मिले, ठंडा पानी मिले और हवादार उसका आवास होना चाहिए। हवादार का मेरा अभिप्राय है वेंटिलेशन से, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। और इसी प्रकार
सर्दियों में अगर गर्भावस्था पशुओं में है तो उसके लिए पशु आवास में ठंडी हवा ना आए, और वेंटिलेशन का तो हमें ध्यान देना ही है, और उसका जो बिछावन है वो मोटा हो, सूखा हो, और ठंड से और फिसलन रहित हो। जी डॉक्टर साहब, जब हम गर्मियों की स्थिति देखते हैं तो गर्मियां तो देखिए इंसान को भी वैसी लगती है, पशु को भी, तो क्या उस पशुशाला में या जहां पर उस आवास में गर्भावस्था की स्थिति में पशु को रखा जा रहा है, गर्भावस्था क्या सामान्य स्थिति हो तब भी पशु का रखरखाव तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, तब भी तो इसी क्या तरह रखना उसमें है। किसी प्रकार के पंखे इत्यादि या उसमें एसी इत्यादि या किसी और माध्यम से जो है ताकि वो ठंडक बनी रहे, इस तरह के हम उपकरणों का प्रयोग करके भी जो है उस आवास की स्थिति को सुनिश्चित कर सकते हैं? हाँ जी, जहाँ तक तो हमारे पहाड़ी क्षेत्र की बात है, यहाँ पर तो अगर हम हवा का अच्छा प्रावधान करें तो यदि खुली खिड़कियाँ हो, बिल्कुल बिल्कुल, दरवाजे से जालीदार दरवाज़ा हाँ हो जी, ताकि हाँ जी, कीट रोग ना। अगर खिड़कियों में बोरियां वगैरह है तो वो हटा दें गर्मियों में, तो हवा से भी कूलिंग हो जाएगी। और जहाँ जो ज़्यादा ही क्षेत्र गर्म है, गर्मी वाले हैं, तो वहाँ पंखे की व्यवस्था भी की जाती है जी। और इसी तरह सर्दियों में खिड़कियों को, दरवाज़ों को टाट या बोरी से ढक दें ताकि ठंडी हवा से पशु को तनाव मुक्त किया जा सके। जी। गर्भावस्था के दौरान क्या पशुधन, जो हम गाय और भैंस की बात कर रहे हैं, उन्हें अन्यत्र पशुधन के साथ रखा जा सकता है या उनको कहीं अलग स्थान पर रखना चाहिए? पशुधन को अगर वो गर्भावस्था में है तो उसको कोशिश करें कि बाकी पशुओं से दूर करें, क्योंकि पशुओं के साथ रहने से चोट लगने के उसमें स्थिति बनी रहती है और जिससे गर्भपात होने की समस्या हो सकती है, और पशु तनाव में भी रहता है, तो उसको बाकी पशुओं से अलग कर देना चाहिए। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा गर्भपात होने का भी अंदेशा रह सकता है, लेकिन मान लीजिए यदि गर्भावस्था वाला हमारा पशुधन स्वस्थ है और दूसरा संक्रमित है तो रोगों का होने का भी उसमें जो एक डर बना रहता है। बिल्कुल। तो उस स्थिति में हमें अलग, उस स्थिति में भी हमें अलग करना है। जी। डॉक्टर साहब, जब हमारा पशुधन प्रसव की स्थिति में आने की ओर अग्रसर होता है तो प्रसव से पूर्व कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो है गर्भाधारण सुनिश्चित हो सके, स्वस्थ गर्भाधारण? जी। प्रसव से पहले हमें एक तो लक्षण पता लगा सकते हैं, जो पशु का थन है उसमें फैलाव आ जाता है जी। और पशु की जो योनि है वहाँ स्त्राव शुरू हो जाता है और पशु में एक बेचैनी सी हो जाती है और बार बार प्रसव से पहले बार बार उठता और बैठता है। तो इन लक्षणों से हमें पशु के लग जाता है कि वो प्रसव होने वाला है जी। तो ऐसी स्थिति में हमें पशु को सूखा फर्श, मोटा बिछावन, इन चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए और फिसलन ना हो इस चीज़ का ध्यान देना है और बाकी पशुओं से तो अलग करना ही करना है। जी। और प्रसव के पश्चात की कौन कौन सी, यदि मान लीजिए प्रसव हो जाता है, बछड़ा बछड़ी जो भी होता है उसका बच्चा, तो वो उसको किस प्रकार से रखना चाहिए, क्या होने चाहिए उस समय की परिस्थितियाँ, उस समय की कौन कौन सी विशेष ऐसी बातें होनी चाहिए जिस पर हमारे पास पशुपालक को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है? पशुपालकों को ध्यान देना चाहिए और अपने पास एक सूखा कपड़ा भी रखना चाहिए और पशु चिकित्सक का नंबर भी अपने पास रख लें। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है या पशु के प्रसव में देरी होती है, दिक्कत होती है, तो पशु चिकित्सा अधिकारी का नंबर भी अपने पास रखें, कोई इमरजेंसी ना हो। और जब पशु का बच्चा होता है तो उसको पहला जो दूध है, गाढ़ा दूध, वो ज़रूर पिलाएं। पहला जो गाढ़ा दूध जो निकलता है वो 1 से 2 घंटे के अंदर उसको पिला देना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि जब गाय या भैंस गर्भावस्था, मान लीजिए उसका जो है प्रसव हो गया है, उसके पश्चात ये देखा जाता है कि जो दूध है वो कई दिनों तक उसका मानव जो है प्रयोग नहीं करते हैं, उसके क्या कारण रहते हैं? या यदि मान लीजिए स्वस्थ दूध हमें जो है प्रसव के बाद लेना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो पहला गाढ़ा दूध है वो तो आपको बच्चों को ही पिलाना है। पिलाना है। हाँ जी।
और उसके बाद का दूध तो आदमी अपने कितने उपयोग के लिए दिनों के पश्चात का? 2-3 दिन के बाद। हाँ, प्रयोग लेकिन अक्सर में ये देखा जाता है कि 10-15 दिनों तक लोग जो है हमारे पशुपालक है और दूध प्रयोग को नहीं करते हैं जी। नहीं निकालना बड़ा ज़रूरी है जी। हाँ, वो प्रयोग ना करें वो उनका प्रेरोगेटिव है, परंतु पशु का पूरा दूध निकालना बहुत ज़रूरी है। दूध रखने से पशु में थनैला होने का पूरा खतरा बना रहता है जी। तो आपके कहने का मतलब है कि 2-3 दिनों तक जो गाढ़ा दूध है वो बछड़े को ही देना चाहिए। जी। मान लीजिए कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि गर्भपात की स्थिति बनती है, उस समय पशुपालक को किस प्रकार की तैयारी रखनी चाहिए? क्योंकि देखिए ये तो सब कहते हैं ना ईश्वर के हाथों में कि गर्भपात की स्थिति आती है तब किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए पशु, क्योंकि देखिए उस समय हमें पशु का स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है, पशुधन का, तो उसमें क्या करना चाहिए? गर्भपात ना हो इसके लिए हम उसको संतुलित आहार दे सकते हैं, बाकी पशुओं से अलग कर मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब, यदि गर्भपात हो जाता है उस परिस्थिति में हमेशा देखो जब गर्भपात होना है तो पशु कोई ना कोई लक्षण दिखाएगा या उसकी योनि से स्त्राव शुरू हो जाएगा जो कि टाइम से पहले होगा। गर्भपात तो वही है कि वो पूरे टर्म से पहले हो जाता है, प्रीमेच्योर भी हो सकता है, अबॉर्शन काफ़ी पहले भी हो सकता है। उसमें योनि से रक्त का आना, कोई दूसरी तरह का या पस की तरह दूधिया जो कोई भी स्त्राव होगा वो ऐसे लक्षण पशु दिखाता है तो तुरंत वहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी को बताएं, देखें कि क्या बच्चा ठीक है या गर्भपात शुरू हो गया है, क्योंकि ये स्थिति एक बार जब हो जाती है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ, पता जरूर लगाया जा सकता है कि वो शुरू हो गया है, उसको रोका नहीं जा सकता है। हाँ, किसी पशु की बार बार हैबिचुअल वो अबॉर्शन उसमें होता है, हर साल होता है, तो उसके लिए इलाज का प्रावधान है जी। अब डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे जो कार्यक्रम का समय है वो भी समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है, मैं चाहूँगा कि योजनाएं संक्षिप्त में और किस तरह के जो है योजनाएं और किस तरह की जो है हमारे जो छोटे किसान हैं या पशुपालक हैं उनको कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही है, चाहे वो टीकाकरण के लिए, चाहे आहार के लिए, या जो भी पशुपालन से संबंधित है उसमें आप बताइए। सबसे पहले तो हम गर्भावस्था की बात कर रहे थे, उसके लिए सरकार द्वारा 50% अनुदान पर वो फीड मुहैया करवाई जाती है। जो संतुलित आहार की मैं बात कर रहा हूँ, दाना मिश्रण की, वो उसको 6 महीने से 9 महीने तक खिलाने के लिए लगभग 240-245 किलो एक पशुपालक को मुहैया करवाया जाता है 50% अनुदान पर। दूसरी है जो टीकाकरण है, ये भी फ्री में निःशुल्क मुहैया करवाए जाते हैं, और साथ में जो गर्भाधान है वो भी फ्री में, और पशु का बीमा भी सरकार द्वारा कराया जा रहा है, वो 3 साल के लिए किया जाता है, उसका भी फ़ायदा पशुपालक ले सकते हैं। और 1962 की तर्ज पर 1962 108 की तर्ज पर एम्बुलेंस सेवा भी सरकार द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका भी पशुपालक आपातकालीन स्थिति में भी फ़ायदा ले सकते हैं उनको कॉल करके। और आपके कहने का मतलब एम्बुलेंस उनके घर द्वार पर आएगी और इलाज करेगी। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में पशुधन के ध्यानार्थ जो है विभिन्न योजनाएं चलाई गई है। जी। अंत में, क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, पशुपालकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पशुपालकों को मेरा यही संदेश है, अगर आपकी गाय स्वस्थ है तो स्वस्थ बछड़ा होगा और समृद्ध किसान होगा। और पशु का रखरखाव अच्छे से रखें, उसका समय पर टीकाकरण करें और अच्छा पोषण दे, उसी में ही सबका फ़ायदा है और कम लागत में अच्छा उस उत्पादन पशुपालक ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज के विषय से संबंधित न केवल पशुपालकों को अपितु सभी दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।